दोस्तों नमस्कार। ज्योतिष और ग्रह भाई अमरेंद्र में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं एक अभूतपूर्व जन्म कुंडली जन्मपत्री की विवेचना करने जा रहा हूं। अभी हाल में लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ, उसमें भारतीय जनता पार्टी और अपने अलायंस के साथ मिलकर गवर्नमेंट फॉर्म करने जा रही है। तो पूरे लोकसभा चुनाव के दौरान एक व्यक्तित्व तो ऐसे थे जो हमेशा चर्चा का विषय बने हुए थे। जी हाँ, कहने की कोई ज़रूरत नहीं, वो हमारे आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी थे। तो मैंने उत्सुकतावश उनकी जन्मपत्री का थोड़ा सा अवलोकन किया, तो मैंने ये पाया कि कोई भी आदमी इतनी ऊंची सफलता की ऊंचाइयों पर पूरे एक देश का राष्ट्र, एक राष्ट्र का सम्मान, एक राष्ट्र को कंट्रोल करना, और वो भी सक्सेसफुली 10 इयर्स, तीसरी बार भी वो पीठासीन हो रहे हैं। कोई ना कोई बात तो ज़रूर होगी। तो मेरा जो भी ज्ञान है मैंने उसमें कोशिश किया है कि आदरणीय मोदी जी की कुंडली का अध्ययन करके जो भी चीज़ें हैं आपके साथ शेयर करूं। हो सकता है कुछ चीज़ें मुझसे छूटी हो, क्योंकि ज्ञान प्राप्त करने की कोई परिभाषा नहीं होती, नहीं कोई मेजरमेंट होता है, कुछ चीज़ें छूट भी सकती है। बट मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि देखा जाए कि क्या कारण है कि आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी फिर से प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, क्या उनका फ्यूचर है और हमारे भारत का फ्यूचर क्या है। तो आइए इस पे चर्चा करते हैं समय ना गवाते हुए। तो दोस्तों आप यहाँ देखेंगे ये आदरणीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जो आज शपथ ग्रहण करने जा रहे हैं, 7:15 में वो शपथ ग्रहण करेंगे। उनका जन्म गुजरात में, कुछ लोग कहते हैं मेहसाना में हुआ है, कुछ लोग कहते हैं वडनगर में हुआ है। 17 सितंबर 1950 को 11:40 सुबह में हुआ है इनका जन्म। मोदी जी का जन्म 17 सितंबर 1950 को 11:40 सुबह में गुजरात राज्य में, कुछ लोग कहते हैं मेहसाना, कुछ लोग कहते हैं वडनगर में हुआ है। जन्म के समय उनकी वृश्चिक लगन उदित हो रही थी और उनके लगन के भाव में मंगल और चंद्रमा विराजमान थे और वृश्चिक राशि थी, और वृश्चिक राशि जो था अनुराधा नक्षत्र में था। उसके बाद दूसरा घर में कोई ग्रह नहीं था, तीसरा में भी कोई ग्रह नहीं था, लेकिन चतुर्थ घर में बृहस्पति की उपस्थिति थी, 5वें घर में राहु था, 6ठे घर में यूरेनस था, 8वें घर में, 9वें घर में प्लूटो था, और 10वें घर में शुक्र और शनि की युति थी, और यहाँ पर केतु, सूर्य और बुध की उपस्थिति थी। लेकिन क्या स्पेसिफिक है इस जन्मपत्री में, क्योंकि और भी लोग तो उस समय पैदा हुए होंगे, लेकिन क्या स्पेसिफिक है इस जन्मपत्री में कि मोदी जी को सबसे स्पेशल बनाता है, एक पॉपुलर लीडर बनाता है। तो आइए देखिए, पहले विस्तार से चर्चा करता हूँ। सबसे पहले अगर आप पाराशरीय ज्योतिष के अनुसार जाएंगे तो वृश्चिक राशि में चंद्रमा को कहा जाता है कि नीच राशि में स्थित है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। जो पाराशरीय सिद्धांत है, जिस घर में कोई भी ग्रह जिस राशि में नीच का होता है, अगर उस राशि का स्वामी उच्च का या स्वराशि का हो गया तो नीच भंग की स्थिति हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए, चंद्रमा जिस घर में है उसका स्वामी मंगल है, और मंगल अपने घर में बैठा हुआ है। तो अपने घर में बैठने के कारण चंद्रमा को नीच भंग की स्थिति हो गई, इसलिए एक राजयोग भी बना दिया, और 9वें घर का स्वामी है चंद्रमा, और चंद्रमा जो है लगन में बैठ गया तो और मजबूत हो गया। और सबसे बड़ी बात आप यहाँ देखेंगे कि चंद्रमा 1 2 3 4 5, चंद्रमा जो है इस घर से 5 में बैठ गया। तो एक तरह से जो सिद्धांत है उसके अनुसार ये त्रिकोण में बैठ गया। ठीक है,
उसके बाद अब आइए थोड़ा सा चर्चा करते हैं मंगल। मंगल ऑलरेडी अपने राशि में अवेलेबल है और वृश्चिक राशि में और बृहस्पति के नक्षत्र में है। तो यहाँ पर एक जो सबसे यूनिक चीज जो मैं देख रहा हूँ कि मोदी जी की जन्मपत्री में मंगल और बृहस्पति, मंगल विशाखा नक्षत्र में है जिसके स्वामी बृहस्पति होते हैं, और बृहस्पति घनिष्ठा नक्षत्र में है जिसके स्वामी मंगल होते हैं। तो मंगल और बृहस्पति ने नक्षत्र परिवर्तन भी कर लिया है। ये सबसे बड़ा यूनिक पॉइंट हो गया। तो इसका मतलब आप मेरे घर में रहिए, हम आपके घर में रहेंगे। यहाँ पर देखिए क्या है, बृहस्पति चतुर्थ घर में बैठकर सीधे 8वें घर को, 10वें घर को और 12वें घर को देख रहे हैं। लेकिन सबसे पहले मैं मंगल पे चर्चा करूंगा, क्योंकि देखिए मंगल यहाँ से जो अपनी प्रथम दृष्टि, जो चतुर्थ दृष्टि है लग्नेश होकर कहाँ डाल रहा है, चतुर्थ घर पे। चतुर्थ घर जो होता है, ये जो पॉलिटिशियन होते हैं उनके लोकप्रियता और उनके पॉलिटिकल कैरियर पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके अलावा चतुर्थ घर जो होता है, जिसको हम लोग जनता का भी घर मानते हैं। मैं अभी सिर्फ पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूँ। मोदी जी क्यों इतने पॉपुलर हैं, तो मंगल एक कारक ग्रह होकर चतुर्थ घर पर दृष्टि डाल रहा है, चतुर्थ घर पर दृष्टि डाल रहा है। उसके बाद अब आइए सप्तम घर, सप्तम घर पे अपनी 7वीं दृष्टि डाल रहा है। सप्तम घर क्या होता है, व्यापार का होता है। तो मोदी जी ऐसे और भी कुछ चीजें हैं, लेकिन यहाँ पर मैं सिर्फ पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूँ। तो व्यापार में क्या हुआ, उन्होंने देश विदेश के साथ हमारे इकोनॉमी को आगे बढ़ाया है। अभी 5th रैंक इकोनॉमी हो गई है, अभी टारगेट कर रहे हैं कि 3rd रैंक इकोनॉमी हो जाए। विदेशों से संबंध का भी कारक एक ग्रह होता है। उसके अलावा जो प्रजा होती है उसके सुख समृद्धि का भी ये 7वां घर होता है। उसके अलावा दैनिक रोजगार का भी होता है और शांति प्रियता का भी होता है, क्योंकि इनके आने के बाद बहुत जगह इन्होंने अपना मतलब ये जो इंटरकंटिनेंटल जो डिस्कशन होता है उसमें भी सक्सीड किए हैं। उसके अलावा अब मंगल की सीधे दृष्टि अष्टम पे पड़ रही है। अष्टम घर जो है विदेश का, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का। उसके अलावा अष्टम घर को हम लोग मान सकते हैं कि गुप्त धन का। अभी देखिए हाल ही में उन्होंने सोना भी वापस करवाया। उसके अलावा अष्टम घर अकल्ट विद्या का भी होता है। विदेशों से वित्तीय संबंध का भी अष्टम घर होता है। राष्ट्र से और जो अदर कंट्री से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो बिजनेस होता है। तो मंगल 4, 7 और 8 पर दृष्टि डालने के कारण यहाँ पर मोदी जी को काफी सशक्त बनाता है पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। चंद्रमा की सीधे दृष्टि व्यापार पर है। तो जो मैं 7वें घर के बारे में बोला, चंद्रमा और रिच कर देता है। अब आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। बृहस्पति की 5वीं दृष्टि अष्टम घर पर, जो मैंने आपसे ऑलरेडी बोला कि ये जो 8वां घर है विदेश जाने का भी होता है। तो फॉरेन टूर वगैरह काफ़ी करते हैं ये, और हर जगह जो हमारा भारत के साथ जो रिश्ता है उसको भी ये मजबूत बनाते हैं। उसके अलावा ये विदेश का भी होता है। उसके अलावा और भी बहुत से कहा जाता है कि बहुत गुप्त स्थानों की यात्रा। तो देखिए अभी कहाँ कहाँ जाकर ये अपनी ध्यान और धुनी मतलब अपना ध्यान लगाते हैं। कंदरा में जाकर भी अपना मेडिटेशन करते हैं। ये सब इनकी खासियत है। उसके अलावा विदेशों से जो वित्तीय संबंध है, अष्टम घर जो है इसको भी करता है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का भी करता है। तो बृहस्पति की दृष्टि कहते हैं ना, बृहस्पति की दृष्टि अमृत की होती है। तो अमृत की दृष्टि होती है तो 8वें घर को काफी रिच कर दिया, आयु भी काफी लंबी कर दिया। तो आपने देखा कि कितना मेहनत करते हैं, कंटिन्यूअसली ये अपने कैंपेन में रहते हैं, कहीं से थकते भी नहीं। अब आइए यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट, बृहस्पति की दृष्टि 10वें घर पर। 10वां घर क्या होता है? 10वां घर जो होता है हमारा राज्य पक्ष का होता है, सम्मान का होता है, राष्ट्रीयता का होता है। 10वें घर से यश कीर्ति सब कुछ मिलता है, सत्ता मिलता है, राज्य, नौकरी, प्रतिष्ठा। तो बृहस्पति की जब दृष्टि पड़ गई यहाँ पर, और सूर्य का घर है ये, तो ये काफी कुछ इन्होंने अर्जित कर लिया।
हमारे भारत को भी काफ़ी ऊपर लेकर चले गए हैं। शासन तंत्र कैसे कंट्रोल करना है सब रहता है। एक मतलब भारत क्या पूरे विदेश में इनकी ख्याति है, वन ऑफ द बेस्ट पीएम में जाने जाते हैं। अभी नायडू साहब का भी एक भाषण हो रहा था, उन्होंने कहा मैं 40 साल से पॉलिटिक्स में हूँ, लेकिन मोदी जैसा कोई लीडर मैंने नहीं देखा। इनमें क्षमता है देश को आगे बढ़ाने की। तो ये 10th घर पे दृष्टि। अब आइए उसके बाद द्वादश घर जो होता है, द्वादश घर देश के गुप्त शत्रु। तो बृहस्पति की दृष्टि पड़ने से जो गुप्त शत्रु, जो भी हमारे नेबरिंग कंट्री जो होस्टाइल है थोड़े से, वहाँ पर मोदी जी का काफ़ी कंट्रोल रहता है। उसके अलावा ये घर होता है सुख का। तो अगर मोदी जी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो किसी तरह की कमी तो नहीं है, वैभव सुख सब कुछ मिलता है। उसके अलावा ये जन कार्य के लिए भी होता है, उसके अलावा औषधालय के लिए भी होता है। तो देखिए इन्होंने बहुत सारे पॉलिसी प्लानिंग ये सब भी इन्होंने किया है। उसके अलावा राष्ट्र सुधार का भी ये घर माना जाता है। तो बृहस्पति की दृष्टि होने से इन्होंने राष्ट्र सुधार के लिए बहुत सारे ऐसे मतलब प्रोग्राम्स वगैरह इन्होंने किया है, इसकी मतलब कोई सानी नहीं है। तो ये एक हो गया बृहस्पति की। अब आइए राहु। देखिए राहु अभी एट प्रेजेंट गोचर में भी यही बैठा है और इनकी जन्मपत्री में भी यही बैठा है। तो राहु की खासियत क्या होती है, थोड़ा सा उदंड किस्म का एक प्लैनेट है, उथल पुथल करता है। लेकिन 5वां घर जो होता है ये हमारा राज्य पद मिलने का भी होता है, राज्य पद से हटने का भी होता है। तो थोड़ा सा इलेक्शन में इनको सेटबैक लगा, क्योंकि पंचम में राहु यहाँ बैठा है। उसके अलावा विद्या, ये सब तो मैं चर्चा नहीं करूँगा। बुद्धि की प्रखरता, जो उनका भाषण जो होता है उसमें काफ़ी कुछ क्षमता रहती है। उसके अलावा ये समझिए जो हमारी इंटरनल जो मतलब जो भारत एक तरह से कह सकते हैं आपकी 5वां घर जो होता है नाम यश मान प्रतिष्ठा का होता है। तो राहु के बैठने से थोड़ी बहुत विरोधी लोग सक्रिय रहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। कोई देखिए यहाँ से 1 2 3 4 5 5वीं दृष्टि यहाँ है, 7वीं दृष्टि यहाँ है, लगन पे भी है। और मंगल और राहु मिलकर एक अंगारक योग जरूर बनाते हैं, लेकिन मंगल एक सेनापति भी बनाता है, कमांडर इन चीफ भी बनाता है, और उनमें नेतृत्व करने की ऐसी क्षमता मिली हुई है जिसकी कोई सानी नहीं है। अब आइए सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ देखिए शनि और शुक्र यहाँ बैठे हैं। तो सबसे पहले 7th घर का स्वामी शुक्र है, 7वें घर का स्वामी शुक्र है, और ये दोनों राष्ट्र हित से जुड़े हुए हैं। इसकी सीधे दृष्टि, सीधा प्लेसमेंट जो है शुक्र की यहाँ पर है। तो शुक्र जो है इस घर को और मजबूत कर दिया। उसके अलावा शनि की जो दृष्टि है 7वीं दृष्टि देखिए चतुर्थ घर पर है। चतुर्थ घर पर होने से जो मैंने आपसे कहा है ये घर जो होता है ये प्रजा का होता है, जनता का होता है, और शनि की अपनी राशि है यहाँ पर, और एट प्रेजेंट में शनि गोचर में भी यहीं पर विराजमान है। तो शनि जो है यहाँ पर अच्छा काम कर रहा है और इनके जन्म पत्री को ऊंचा भी उठा दे रहा है। उसके अलावा शनि की तीसरी दृष्टि 12वें पर है और 10वीं दृष्टि 7वें घर पर है। तो ये जो मैं आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। अब आइए देखिए 11वां घर। 11वां घर में केतु, सूर्य और बुध की स्थिति का प्रेजेंस है। तो कहा जाता है कि 11वां घर में अगर कोई भी ग्रह चला गया तो समझ लीजिए वो ग्रह पवित्र हो जाता है। उसके अलावा 11वां घर में कोई भी ग्रह जाने से लाभ की स्थिति बन जाती है। उसके अलावा ये राष्ट्रीय उद्देश्य का भी संचार मतलब ये इंडिकेटर होता है, यही एकादश घर। तो यहाँ पर प्रोजेक्ट का भी होता है, राष्ट्रीय उत्सव का भी होता है। तो देखिए भारत की जो संस्कृति है उसको मोदी जी ने किस तरह से हाईलाइट किया है, आप इस चीज को समझ सकते हैं। उसके अलावा बुध अपने घर का यहाँ हो गया, एकादश घर का, तो उनकी वक्तृत्व क्षमता, चूंकि बुध जो है भोकल का भी स्वामी होता है, तो वक्तृत्व जो क्षमता है मोदी जी की उसमें कोई कंपैरिजन नहीं है। उसके अलावा 10वें घर का
स्वामी सीधे यहाँ बैठा, दसम और एकादश का संयोग भी यहाँ हो गया केतु के साथ। केतु के साथ जो खासियत क्या होती है, केतु जिस भी ग्रह के साथ बैठता है उस ग्रह के प्रभाव को बढ़ा देता है, थोड़ा सा मतलब उसको हम लोग कैटलिस्ट मानते हैं। तो सूर्य और बुध की जो कंजुगेशन है उसको केतु ने बढ़ा दिया, तो यहाँ पर एक एडवांटेज हो गया। तो ये जो जन्मपत्री है ये मोदी जी को कुछ खास बना देती है। अब आइए थोड़ा सा और डीपली डिस्कशन करता हूँ। मैंने जिज्ञासावश इनके नाम का न्यूमरोलॉजी से भी निकाला। नरेंद्र दामोदर दास मोदी इनका पूरा नाम है, तो इसका टोटल भी 9 आता है। 9 जो होता है मंगल का होता है, और मंगल इनके लगन का भी स्वामी। तो आप देखिए इनको डिसीजन लेने की जो क्षमताएं हैं उसमें इनकी कोई भी सानी नहीं है। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज हो गया। उसके अलावा आप यहाँ देखेंगे कि कुछ चीजें मैं डिस्कस करना चाहता हूँ आपसे। आप देखिए मंगल 1 2 3 4 5 6 7 8, मंगल अपने घर से, इस घर का भी स्वामी है मंगल, 8वें पर अवेलेबल है, 8वें पर प्रेजेंट है। तो ज्योतिषीय सिद्धांत है कि कोई भी ग्रह अपने से अगर 8 में बैठ गया तो वो ग्रह 0 हो जाता है। छठा घर जो होता है रिपु शत्रु ऋण का होता है। तो इन्होंने इकोनॉमी को कितना ऊंचा उठा दिया आप खुद देख रहे हैं। उसके अलावा कोई शत्रु इनके आगे टिकता नहीं, क्योंकि छठा घर 0 हो गया। कंपटीशन compete करने का भी होता है, कोई इनके आगे टिक नहीं पाता है, ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। उसके अलावा अब आइए यहाँ से देखिए 1 2 3 4 जो बुध है अष्टम घर का जो स्वामी है, अपने से 4 बैठ गया, ये अपने से भी 4 बैठा है। 4 बैठने 4 जो मैंने कहा आपसे जनता का होता है। बृहस्पति की सीधे दृष्टि यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। तो ये सारी चीजें, और नवांश में भी जब मैंने देखा तो नवांश में भी जो मोदी जी की जन्मपत्री है उसमें शुक्र जो है राशि बली हो गया है। नवांश में भी कन्या लगन है उन नवांश में उनका, और शुक्र सिंह राशि का है। उसके अलावा आप देखेंगे कि इस जन्मपत्री में और एक चीज मैंने देखा था, शुक्र राशि बली हो गया। उसके अलावा जो मैं देख रहा था यहाँ पे राशि बली और चंद्रमा स्थान बली हो गया। तो ये एक थोड़ा सा एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुंडली बना देता है। अब आइए थोड़ा सा और डिस्कस करता हूँ आपसे। देखिए ये मोदी जी की नक्षत्रों की का क्लासिफिकेशन है। इनका लगन वृश्चिक लगन में है, अनुराधा नक्षत्र में है, सूर्य कन्या राशि में है, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में है जो सूर्य का नक्षत्र होता है, चंद्रमा वृश्चिक राशि में है, अनुराधा नक्षत्र में है जो कि शनि का नक्षत्र होता है, मंगल वृश्चिक राशि में है, विशाखा नक्षत्र में है जो बृहस्पति का नक्षत्र है, जो कि मैं आपसे ऑलरेडी किया कि मंगल और बृहस्पति ने नक्षत्र परिवर्तन कर लिया है। आप मोरारजी देसाई की जन्मपत्री देखेंगे तो उनकी जन्मपत्री में कोई भी ग्रह उच्च का नीच का नहीं है, लेकिन बहुत सारे ग्रहों ने नक्षत्र परिवर्तन कर लिया है। देखिए भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं वो। अब आइए बुध को देखिए, बुध कन्या राशि में है, उत्तरा फाल्गुनी सूर्य के नक्षत्र में है, और बृहस्पति कुंभ राशि में है, घड़िष्ठा नक्षत्र में है, शनि सिंह राशि में है, उत्तरा फाल्गुनी सूर्य के नक्षत्र में है, और राहु मीन राशि में है, उत्तरा भाद्रपद तो ये शनि के नक्षत्र में चला गया, और केतु कन्या राशि में है, सूर्य के नक्षत्र में है। तो यहाँ पर जो सबसे यूनिक चीज है, इनके जो 9 प्लैनेट्स हैं उसमें आप देखेंगे सूर्य शनि बृहस्पति मंगल में ही सारे नक्षत्र हैं। सूर्य के 4 नक्षत्र हैं इनकी जन्मपत्री में, शनि के 3 नक्षत्र हैं, बृहस्पति के 1 नक्षत्र हैं, मंगल के 1 नक्षत्र है। अब यहाँ पर मैंने आपसे चर्चा की थी कि सूर्य इनकी जन्मपत्री में 10वें घर का स्वामी है जो राज्य का होता है। तो आप देखिए क्या कंट्रोल है। भारत के प्रधानमंत्री तीसरी बार भी बनने जा रहे हैं। शनि जनता का प्रतिनिधि करता है, इनके जन्मपत्री के अनुसार
शनि में 3 नक्षत्र हैं। वर्तमान में इनकी मंगल की महादशा चल रही है। मंगल की महादशा 21 से शुरू हुई है, 5 मई 2028 तक चलेगी। तो मंगल छठे घर का भी स्वामी है, अष्टम घर का भी स्वामी है। तो ये हाफ हाफ करके फर्स्ट हाफ में यहाँ का प्रभाव देगा, सेकंड हाफ में यहाँ का प्रभाव देगा। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि ये ग्रह का दुष्प्रभाव बिल्कुल खत्म हो गया है, किसी तरह का प्रभाव नहीं है। उसके अलावा मंगल की महादशा में अभी मंगल में शनि चल रहा है, और शनि देखिए धनु राशि कुंभ राशि में ऑलरेडी यहाँ पे बैठे हैं, जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो यहाँ पर लग्नेश, पराक्रमेश और यहाँ पर चतुर्शेष का संबंध हो गया। मंगल में शनि, ये इनका 5 नवंबर 2024 तक रहेगा। मंगल में जब बुध आएगा तो भारत की जो स्थिति होगी विदेशों के साथ बेहतर होगी, बिजनेस बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा। और ये मंगल में बुध इनका 1 नवंबर 2025 तक रहेगा। हाँ, 1 नवंबर 2025 से लेकर 29/3/2026 तक, चूंकि केतु थोड़ा सा विच्छेदात्मक ग्रह है, तो थोड़ी सी हो सकता है पॉलिटिकल, मतलब क्या बोलिएगा, अफेबलनेस आ सकता है मे बी, बट ऐसा कुछ नहीं होगा। एक जनपत्री जो मोदी जी की है बहुत स्पेसिफिक है, क्योंकि देखिए कोई कारण है तभी तो भारत के प्रधानमंत्री हैं, इतने पॉपुलर हैं, हर जगह लाइकिंग है। आज 22 स्टेट्स में बीजेपी ने अकेले विक्ट्री प्राप्त की। तो बस मेरे पास जो थोड़ा मोड़ा छोटा सा ज्ञान था मैंने आप लोगों से शेयर किया है। आशा करता हूँ कि मेरा ये जो अवलोकन है आदरणीय मोदी जी की कुंडली का आप लोग को पसंद आएगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ज्योतिष और ग्रह भाई अमृत, मेरे बहुत सारे वीडियोस हैं एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड। थैंक यू वेरी मच।